परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम सम्मानीय माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा साहब, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार एवं समारोह से जुड़े हुए हमारे अन्य मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं अन्य सभी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सभी को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि राज्य में जो नए मेडिकल कॉलेजेस स्वीकृत हुए हैं उनका शीघ्र हम निर्माण कार्य प्रारंभ कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में सतत प्रयासों के उपरांत हम इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में वर्तमान में कुल 15 मेडिकल कॉलेजेस फंक्शनल हैं। इसके उपरांत राज्य द्वारा प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को क्रियान्वित करने के प्रयासों के तहत सभी जिलों के लिए डीपीआर तैयार करी गई। द्वितीय एवं तृतीय चरण में हमें 16 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति प्राप्त हुई और उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए निर्माणकारी एजेंसी द्वारा वर्तमान में सीपीआर, डीपीआर, टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है। और उसी दिशा में प्रथम ये 2 मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज गंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज चित्तौड़, इनका शिलान्यास समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अलावा 7 और मेडिकल कॉलेजेस के वर्तमान में टेंडर जारी हो रखे हैं और हमें आशा है कि इसी माह हम इन 7 मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी कार्यादेश दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त 5 मेडिकल कॉलेजेस के टेंडर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसी माह में हम जारी करें और अगले माह में हम इनके कार्यादेश दे पाएं। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में जहां पर भूमि के संबंध में छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर इसके बारे में बैठक रखी गई है और मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करके इन शेष 2 मेडिकल कॉलेज के लिए भी टेंडर जारी कर पाएंगे। राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए जो प्राथमिकताएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तय की गई हैं और इस क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुरू से ही सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है और उसी का परिणाम है कि आज इस कोविड महामारी में राज्य इस आमजन को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा पा रहा है और राज्य के मेडिकल कॉलेजेस जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं इस दिशा में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन एवं माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। यूजी की सीट्स में लगभग 45% की वृद्धि पिछले 2 सालों में हमने प्राप्त की है। 880 सीटें यूजी में अतिरिक्त प्रारंभ करी गई हैं। इसी प्रकार पीजी के केस में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 950 पीजी सीट और 11 सुपर स्पेशलिटी सीट के लिए सीएसएस के अंतर्गत स्वीकृतियां प्राप्त करी गई हैं, जिसके तहत आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और 806 पीजी सीट के लिए हमने इस वर्ष नेशनल मेडिकल कमीशन को एप्लीकेशंस फाइल करी हैं, जिनके लिए हमें आशा है कि हमें स्वीकृतियां प्राप्त होगी। उनके इंस्पेक्शंस भी हुए हैं और हम इन सीटों की बढ़ोतरी इस वर्ष कर पाएंगे। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा के लिए भी शुरुआत करी गई थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर माननीय मंत्री जी के रेगुलर मॉनिटरिंग के द्वारा ये प्रयास किया कि राज्य के जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, क्योंकि वे इस योजना के अंतर्गत योग्य होते हैं, तो उन सभी जिला चिकित्सालयों में हम पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा प्रारंभ करें और राज्य के 29 चिकित्सा संस्थानों के द्वारा 739 सीटों के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है उसमें अप्लाई किया। और मुझे अवगत कराते हुए खुशी है कि अभी तक 17 संस्थानों में 389 सीटों के लिए हमें अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा 12 और चिकित्सा संस्थान है जिनमें अप्रूवल आना शेष है। मुझे विश्वास है कि लगभग
कम से कम 600 सीट के लिए हम इस पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा, जो कि एमबीबीएस के उपरांत 8 विभिन्न ब्रॉड स्पेशलिटीज में प्रारंभ किया गया है, उसके कोर्सेज इसी वर्ष प्रारंभ कर पाएंगे। और इसके माध्यम से भी हम राज्य में जो विशिष्टतापूर्ण चिकित्सक हैं, विशिष्टताओं के साथ जिन्होंने डिग्री करी हैं, उनकी उपलब्धता को और बढ़ा पाएंगे। और इसके साथ ही हमारे जिला चिकित्सालयों में ये डॉक्टर्स अपनी सेवाओं के माध्यम से जिला चिकित्सालयों की चिकित्सा व्यवस्था भी बेहतर कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा एवं एक बार पुनः माननीय मंत्री भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री महोदय भारत सरकार एवं अन्य सभी अतिथिगण का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। धन्यवाद। आज राजस्थान प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज गंगानगर और चित्तौड़गढ़ के शिलान्यास के अवसर पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब, केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन आचार्य जी, हर्षवर्धन जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अविनाश चौबे जी, और इस बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे एमएलए साहिबान, मंत्रीगण और समस्त केंद्र सरकार के अधिकारीगण, हमारे प्रदेश के समस्त अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी एंड ऑफिसर्स, मुझे खुशी है इस बात की और इसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और जो विजन है और जो परिकल्पना लेके चले थे और एक संकल्प लिया था, राजस्थान एक निरोगी राजस्थान बने और कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना हो। इस संकल्प के साथ लेते हुए और भारत सरकार की जब स्कीम आई तो राजस्थान प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में एक पहल करते हुए, और राजस्थान प्रदेश पहला प्रदेश था जहां 15 कॉलेजेस सबसे पहले लिए। वो इसलिए संभव हो पाया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा और अभी भी कोरोना महामारी में कहा चाहे मुझे राज्य का पूरा खजाना मेरे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज में झोंकना पड़े, लेकिन मैं प्रदेश में मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज को विस्तार करने में, उनको बनाए रखने में और रोग के नियंत्रण में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उसी परिकल्पना के तहत ये जो है आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इस अवसर का फायदा उठाते हुए, थोड़ी गुस्ताखी करते हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान वो प्रदेश है, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके पास पूरे राज्यों का अनुभव है, जिसने राजस्थान प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक पहल की है जिसके मॉडल को देश दुनिया में सराहा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं और उनको देखते हुए राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के लिए, चाहे वो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हों, चाहे वो दूसरे राज्य हैं, जिस तरह से विशेष सहायता दी जाती है, विशेष पैकेज दिया जाता है, उसी तरह से राजस्थान प्रदेश में भी अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है उसको भी देखते हुए आप न्याय करेंगे। और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी कल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि प्रदेश के हर जिले में कॉलेज हो, 30 कॉलेजेस की स्वीकृति, मतलब 15 हो चुके हैं चालू, 15 अभी पाइपलाइन में है, 3 का और अनुरोध हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़। मैं प्रदेश की जनता के हाथ आपसे मांग करता हूं कि ये तीनों की भी स्वीकृति आप जारी करें। और ज्यादा ना कहते हुए मैं प्रदेश की जनता को, विशेष रूप से गंगानगर के जनप्रतिनिधियों को और उनकी सरदारी को और प्लस चित्तौड़ को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जल्दी ही ये दोनों मेडिकल कॉलेज जल्दी ही निर्माण होकर के जो है शीघ्र शुरुआत करेंगे। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, विशेष रूप से केंद्र सरकार का भी जो सहयोग दे रही है, लेकिन इस सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। जस्टिस के आधार पर यह सहयोग बढ़ेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और विनम्र आग्रह है, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा राजस्थान सरकार, डॉक्टर रघु शर्मा जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें।
माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार जी चौबे साहब, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल आंजना जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, इस वीसी से जुड़े हुए चित्तौड़ के सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, गंगानगर के हमारे विधायक सम्मानीय राजकुमार गौड़ जी, गंगानगर के सांसद सम्मानीय निहाल चंद जी, वीसी से जुड़े हुए अन्य तमाम जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि राजस्थान में जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है, जो डायरेक्शन हमको दिए सरकार बनने के साथ ही कि राजस्थान के हर जिले में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और जब ये डायरेक्शन दिए गए थे तब ये जानकारी भी नहीं थी कि भारत सरकार ने एक साथ निश्चय किया कि पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का शुरू से सोच है, जब 20-22 साल पहले आप पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उस समय जो राजस्थान के हालात थे मेडिकल एजुकेशन के, क्योंकि राजस्थान पूरे कंट्री का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य है और यहाँ पर आम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना ये अपने आप में चुनौती का काम है। हमारे रेगिस्तानी इलाके में किलोमीटर से किलोमीटर तक एक एक ढाणी बसी रहती है। आदिवासी अंचल में भी पहाड़ियों पे जैसी बसावट है, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का शुरू से लक्ष्य था राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना। हमें याद है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते थे, उनको प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो साउथ के स्टेट्स में जाके बहुत बड़ी कैपिटेशन फीस देके और वो मेडिकल की पढ़ाई करके आते थे। जब आप मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो आपने निजी क्षेत्र में राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज कैसे खुले उस पर फोकस किया और आज हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में है और राजस्थान के 33 जिलों में 16 जिलों में 16 मेडिकल कॉलेज पहले खुले थे। मैं हर्षवर्धन जी आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें इन 75 मेडिकल कॉलेजेस में से 15 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान को दिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए अगर मेहनत नहीं की होती, अगर हमारे जो अस्पताल हैं जहां पर जिला अस्पताल, वहां पर्याप्त संख्या में बेड नहीं होते, अगर वहां पर जमीनों का समयबद्ध तरीके से आवंटन नहीं होता मेडिकल कॉलेज के लिए, और अगर राज्य सरकार जो 325 करोड़ रुपए एक मेडिकल कॉलेज में खर्च होने हैं, 195 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है, तो 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हमें ये 15 मेडिकल कॉलेज मिलने में दिक्कत आ सकती थी। हमने तो आपको 18 जिलों के लिए लिख के दिया था, लेकिन 3 जिले हमारे अभी बाकी हैं सर। और जो हमारी सोच है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, ये 3 जिले भी, उसमें एक जिले में नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नियम बना रखा है कि जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पे सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता। उसमें छूट देते हुए हमें आप परमिट करेंगे आने वाले समय में, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और बाकी एक आदिवासी इलाके में प्रतापगढ़ है और दूसरा हमारा सीमावर्ती जिला जालोर, ये 3 जगह मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हमारी और आपसे हमको लेनी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस सहृदयता से आपने पहले 15 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है,
हमें आप आने वाले समय में भी इन 3 मेडिकल कॉलेजेस की और स्वीकृति देंगे। आज 2 मेडिकल कॉलेजेस गंगानगर और चित्तौड़, उनके काम का शुभारंभ हो रहा है निर्माण का। हमारे यहाँ एजेंसीज फाइनल होगी, जैसा हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने कहा। टेंडर की प्रक्रिया कुछ मेडिकल कॉलेज में चल रही है। मैंने एक बात का साफ निर्देश दिया है कि क्वालिटी से कोई समझौता इन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम आपको ये भी एश्योर करते हैं कि आने वाले 2 साल में ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी बन जाए और पहला बैच इनका 100 स्टूडेंट्स के साथ हम राजस्थान में शुरू कर दें। तो एक टाइम बाउंड हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा अभी आपको ब्रीफ किया गया कि राजस्थान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पीजी सीटों में इजाफा हुआ है, सुपर स्पेशलिटी की सीटों में इजाफा हुआ है और एमबीबीएस की सीटों में इजाफा हुआ है। तो राजस्थान में जो डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को भी हम इसके माध्यम से आने वाले समय में पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी की सोच, जैसा अभी हमारे राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने अभी कहा कि पूरा बजट अगर हेल्थ पे दे दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए। तो पहले दौर में जब सेकंड टाइम आप सीएम बने तो निशुल्क दवा योजना एक बड़ी योजना आपने शुरू की। उसी दौर में आपने निशुल्क जांच योजना शुरू की और अभी जब थर्ड टाइम आया तो राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में से है सर, जो 3,500 करोड़ रुपए खर्च करके 5 लाख तक का कैशलेस बीमा हर परिवार के लिए करने का काम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के नाम पर हमने काम 1 मई से राजस्थान में शुरू किया है। और अभी जब भारत सरकार ने कहा कि 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन की खर्चे की जिम्मेदारी राज्यों की होगी, तब भी 3,000 करोड़ जो आवश्यक राशि है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। तो ये सोच प्रदर्शित करता है कि राज्य के लोगों को वो स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में मजबूत हो। हमने कोविड पेंडेमिक में भी आपसे बराबर इंटरेक्शन रहा। आपने जब भी मीटिंग ली, मैंने आपको समय समय पे राज्य की आवश्यकताओं के बारे में और राजस्थान क्या कर रहा है उसके बारे में अवगत कराया। सर, यहाँ पिछले 11 महीने में हमने चाहे वेंटिलेटर के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे आईसीयू डेवलप करने की बात हो, चाहे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे O2 बेड की बात हो, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन पिछली दौर की तुलना में इस बार चुनौती बढ़ी है। पिछली बार हाईएस्ट पीक हमारा 3200 था और एक दिन में मृत्यु 20 लोगों की होती थी। ग्रामीण इलाका हमारा अछूता था और नौजवान तबका बचा हुआ था। अब सर, ग्रामीण इलाका भी इसकी चपेट में है, अब हमारी नौजवान पीढ़ी भी इसकी चपेट में है और जितनी डिमांड आज ऑक्सीजन की हो रही है, जितनी डिमांड आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर्स की हो रही है, हम लोग आए भी थे, मुख्यमंत्री जी ने हम 3 मंत्रियों को भेजा था आपके पास। तो जिस ढंग से हमको आज इंजेक्शंस की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, आप मेहरबानी करेंगे, क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जहां पे सरकार अपने स्तर पर राज्य की जनता को बचाने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। हमारे यहाँ स्थिति हमने नियंत्रण में भी कर रखी है। तो आज इस मुबारक मौके पर मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जिस उम्मीद के साथ आपने हमको ये 15 मेडिकल कॉलेज सौंपे हैं, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित समय सीमा में इस काम को हम पूरा भी करेंगे और ये काम क्वालिटी के साथ संपन्न होगा और राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मुझे आज आपको फिर धन्यवाद देना में खुशी हो रही है और आगे भी हमें जो भी हमारी आवश्यकता है उनके अनुसार आप हमें मदद करेंगे, इस उम्मीद के साथ धन्यवाद सर। माननीय मंत्री महोदय, और अब अनुरोध माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी
आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। नमस्कार। आज मुझे प्रसन्नता है और मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऑनलाइन हम सब लोगों को आज जोड़ा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर में नए मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास के अवसर पर आज यह कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर आज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, साथ ही जिनके नेतृत्व में आज देश में स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री हमारे भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राजस्थान के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री रघु जी शर्मा, वहां के हमारे जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी, सभी हमारे माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण उपस्थित इस कार्यक्रम में, जितने भी हमारे वहां के सचिव, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, आज मुझे खुशी हो रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस कोविड के महामारी में भी हमने देश को एकजुट करके सभी राज्यों की संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए और हम राज्य सरकारों के सहयोग से हम इस देश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने में कामयाब हासिल कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बेहतर और कम किफायती ऐसे आधुनिक चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़े, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में आज राजस्थान और चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, उसका शिलान्यास आज हो रहा है। मुझे खुशी है कि कई बार वहां के सांसद गण भी संसद भवन में बराबर चिंतित रहते थे। हमारे काफी सांसद इसके लिए लगातार प्रयत्नशील भी रहे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आपके राज्य में ये सारे मेडिकल कॉलेज देने में हम समर्थ हो पाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को विशेष करके पूरा करने के लिए केंद्र सरकार देश के अल्पसेवित ऐसे जितने भी जिले हैं उनको वरीयता देते हुए और वर्तमान जिला या रेफरल अस्पताल जो भी उससे संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना उसके नामक जो भी स्थापना हम कर रहे हैं वह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना हम कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों विशेष करके वैसे दर्जा प्राप्त राज्यों को 90 और 10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों को 60 और 40 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच हम निधि शेयरिंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने बना रखी है। इस योजना के प्रथम चरण में 20 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 58 मेडिकल कॉलेजों को चिन्हित किया गया था तथा उन्हें अनुमोदित किया गया। आज मुझे खुशी है कि इसमें से 43 अभी तक क्रियाशील हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो 3 फेज में राजस्थान को मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, उसमें तीसरे फेज में 15 मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ बनने जा रहे हैं। उस कड़ी में ही आज का 2 शिलान्यास हो रहा है। आपने ठीक ही कहा कि हम 18 मेडिकल कॉलेज के बारे में चिंतित हैं। भारत सरकार की सदिच्छा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई जिला न बचे आने वाले समय में जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना न हो जाए। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही सदिच्छा है
और उसी उसी उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये काम गुरुतर बढ़ रहा है। योजना के दूसरे चरण में हमने जहां फरवरी 2018 में जो अनुमोदित किया था, उस 8 राज्यों में 24 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने अनुमोदित किया था, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज धौलपुर में वह स्थापित किया गया था, राजस्थान में। इसके अलावा इस योजना के तीसरे चरण को अगस्त 2019 में अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न जिलों में जहां अभी तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, 75 नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से कम एक मेडिकल कॉलेज सुनिश्चित हो, इसका प्रयास किया गया। जिला अस्पतालों को उन्नत भी किए जा रहे हैं, उसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। चरण 3 के तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की लागत लगभग 325 करोड़ का हम लोगों ने तैयार किया था, और इसमें सरकारी क्षेत्र में एमबीबीएस के 7500 सीटें बढ़ने की संभावना है। इस योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों को वरीयता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप लोगों को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि चंदीगढ़ में 75 मेडिकल कॉलेजों में से जो 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान का है, इस अनुमोदित 15 मेडिकल कॉलेजों के लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय हिस्से के रूप में अब तक कुल 750 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में एमबीबीएस के 4000 सीटों वाले जो 23 मेडिकल कॉलेज है, उसमें राजस्थान में 1481 पीजी सीटें भी अभी उपलब्ध है। राजस्थान में चल रहे 23 मेडिकल कॉलेजों में 15 राजकीय कॉलेज है। देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक पहल हमने प्रारंभ की है। आपको पता चला है कि सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट नामक एक सामान्य प्रवेश परीक्षा हमने प्रारंभ कर दी है। विभिन्न विनियमों में उपयुक्त परिवर्तन ला करके और राज्य स्तर पर सामान्य काउंसलिंग भी प्रारंभ की गई है। इन उपायों से हम देख रहे हैं कि चिकित्सा प्रवेश में पूरी तरह से पारदर्शिता और छात्रों की गुणवत्ता और चिकित्सा शिक्षा के संपूर्ण स्तर में काफी सुधार हुआ है। और इस कड़ी में जो एमसीआई में करप्शन था, उसको दूर करने के लिए सभी सांसद लगातार इसको लेकर के चिंतित रहा करते थे। संसद भवन में आवाज उठती थी और हम लोगों ने नए ढंग से जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एनएमसी बिल लाया, और वो एनएमसी आज नेशनल मेडिकल कमीशन देश के अंदर कार्य कर रहा है। देश में अभी तक 541 मेडिकल कॉलेज है, और जिनमें से 278 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी क्षेत्रों में हैं। साथ ही 263 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। 2013-14 में मुख्य रूप से 52,000 एमबीबीएस सीटों की उपलब्धता उस समय थी। जब हम 14 में सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह चिंता व्यक्त किया, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज जहां 52,000 सीटें 14 में उपलब्ध थी, आज हमने 6 साल के अंदर 81,569 अधिक स्नातक सीटें हासिल करने में हम आगे बढ़े हैं। इसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें कहीं दो मत नहीं। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने अनेक मानकों में छूट भी दिया है। इनमें मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत की गई कंपनियों को अनुमोदित देना, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत अधिसूचना और साथ अधिसूचित करके उसको मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में न्यूनतम भूमि की भी आवश्यकता को समाप्त करना यह शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि अन्य बड़े शहरों तथा राज्यों की राजधानियों में जहां भूमि की आवश्यकता को 20 एकड़ से कम करके 10 एकड़
कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए MSR को भी युक्ति संगत बना दिया गया है। PPP मोड भी हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति दी है। कई राज्यों ने इसका शुरुआत भी कर दिया, हमें प्रसन्नता है। इससे अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेजों की सुविधा प्राप्त हो और इससे देश में स्नातक और स्नातकोत्तर ऐसे सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो, इसकी चिंता हम सब लोगों को है। मंत्रालय ने स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए शिक्षक छात्रों के अनुपात में भी संशोधन करने के संबंध में हमने उचित निर्णय लिए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान 14,500 से अधिक स्नातकोत्तर सीटें सृजित की गई हैं तथा इस समय देश में DNB, FNB तथा CPS पाठ्यक्रमों सहित लगभग 50,000 PG सीटें हमने हासिल किया है। इन सीटों में बढ़ोतरी करने के अतिरिक्त हम चिकित्सा शिक्षा के गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इसके लिए स्थापित किए गए नए मेडिकल कॉलेजों के लिए गुणवत्तापूर्ण संकाय की उपलब्धता तथा उनका संस्थानों में बनाए रखना ये अपेक्षित है तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रही है। हम मेडिकल कॉलेजों में अनुसंधान को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों तथा उत्तम परिपाटियों को भी साझा दिया जाना चाहिए। इसका हमने इससे पहले कि मैं आप सब लोगों को जो कुछ भी हमने आपके सामने रखा है, निश्चित रूप से ये सारे कार्य राज्यों के सहयोग का नहीं हो सकता था और राज्य सरकार की भूमिका इसमें रही है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी और आप स्वास्थ्य मंत्रालय और आप सबका पुनः साधुवाद देते हुए और मैं अपने लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जिनके नेतृत्व में आज देश स्वास्थ्य के महकमे में हम पूरे राज्यों के साथ लगातार बातचीत करके और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम चीजों की उपलब्धि इस कोविड के कालखंड में, चाहे ऑक्सीजन हो या दवाई हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी आदमी दवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना अपना दम न तोड़े। इसका भरसक प्रयास हम लोगों के द्वारा चल रहा है। आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। चरक, सुश्रुत और भगवान धन्वंतरी की इस धरा को आज सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है चिकित्सा शिक्षा के मंदिरों की, अच्छे चिकित्सालयों की, पर्याप्त चिकित्सकों की और हर मजरे, हर टोले, हर गांव, हर ढाणी, हर बस्ती, हर वर्ग, हर तबके तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की। और इसी दिशा में प्रयासरत है सतत राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी से चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर में निर्मित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास अपने कर कमलों से करें। और इस क्रम में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास। केंद्र प्रवर्तित योजना नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा जिला चिकित्सालय का उन्नयन। योजना के तृतीय चरण में स्वीकृत 15 नवीन मेडिकल कॉलेजों में से चित्तौड़गढ़ जिले में शिलान्यास। इसकी स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि 325 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी RSRDC लिमिटेड है। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य से जिले के आमजन को तथा राज्य के अन्य जिलों के आमजनों को भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी और चिकित्सा के क्षेत्र में 100 MBBS छात्रों के प्रवेश की क्षमता में वृद्धि होगी। और इसी क्रम में अब श्री गंगानगर
इस योजना के तृतीय चरण में 15 नवीन मेडिकल कॉलेजों में से ये गंगानगर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास। इसकी स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि 325 करोड़ रुपए है और निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी RSRDC लिमिटेड है। इसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में 100 MBBS छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और अब आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भू विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भारत सरकार में सहयोगी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए राजस्थान के हमारे दोनों सहयोगी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार में संसद में मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ के सांसद श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी और श्री गंगानगर के सांसद श्री निहाल चंद जी, और जैसा कि जानकारी मिली है कि बहुत सारे विधायक गण भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, श्री राजकुमार गौड़ जी और श्री चंद्रभान सिंह जी। भारत सरकार के एवं राजस्थान सरकार के सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, राजस्थान की जनता और विशेषकर चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर के सभी हमारे बंधुओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके इन जिलों में एक नए मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन आज रखा जा रहा है, और जैसा कि अभी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर वहां पर मेडिकल एजुकेशन प्रारंभ भी हो जाए, इस दिशा में भी वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैं हृदय से राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोविड की महामारी के दौरान भी, जिसमें कि देश बहुत सारी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और राजस्थान भी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, स्वयं डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान में गांवों में भी और दूसरे स्थानों पर भी पहले बार के मुकाबले इस बार ज्यादा भीषण समस्या का सामना हम लोग कोविड के साथ लड़ाई में कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे जो काम है वो भी बहुत आवश्यक है, और जो मेडिकल एजुकेशन को बड़े पैमाने पर विस्तार करने का एक बहुत बड़ा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लिया। मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं वास्तव में एक डॉक्टर होने के नाते भी इस बात को कहना चाहता हूं कि शायद पिछले 6-7 साल में मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में देश में बहुत मूलभूत
और रेडिकल रिफॉर्म्स और बहुत ही डायनेमिक रिफॉर्म्स, उस प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया है। जहां एक तरफ देश में एक एम्स से जो यात्रा 2003 में शुरू हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक एम्स से उस यात्रा को 6 एम्स की तरफ ले जाने का संकल्प लिया। और फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को आगे बढ़ाया, तो आज हम देख रहे हैं कि देश में लगभग 22 स्थानों पर एम्स विभिन्न स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। इसी तरह से आज जिन मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में मैं इस बात के लिए राजस्थान सरकार को बधाई इसलिए दूंगा कि जहां एक तरफ इस बात का श्रेय भारत सरकार को है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश का कार्यभार संभाला, तो पहले कार्यभार में आपको सबको पता होगा कि उन्होंने देश में भारत सरकार के अधिकारियों को भेजकर और 110 से ज्यादा ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना था और वहां लगातार प्रभावी ढंग से देश के राष्ट्रीय और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों की मदद से वहां वो सब सुविधाएं एग्रेसिवली देने का प्रयास किया जिनसे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वंचित थे। और दूसरी बार 2019 में आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है देश के अंदर, वहां पर भी प्रभावी ढंग से मेडिकल कॉलेजेस को स्थापित करने के लिए, उसके लिए चाहे रूल्स को रिलैक्स करने की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए क्राइटेरिया बनाए गए और 75 और नए मेडिकल कॉलेजेस। इसके पहले के फेजेस में हम सब जानते हैं कि 58 कॉलेजेस, फिर उसके बाद 24 कॉलेजेस और उसके बाद फिर ये 75 कॉलेजेस के लिए कहा गया कि ये चैलेंज मोड में बनाए जाएंगे। और इसमें राजस्थान सरकार भी शायद इस बात को अप्रिशिएट करेगी कि भारत सरकार ने किसी भी बात के, किसी भी पूर्वाग्रह के बगैर, जहां से भी हमारे को एप्लीकेशन आई, जहां से भी हमारे को क्राइटेरिया को फुलफिल करने के हिसाब से हमारे को जो है रिक्वेस्ट आई, हमने भारत सरकार ने और उन मेडिकल कॉलेजेस को स्वीकृति दी। और राजस्थान शायद देश में सबसे ज्यादा उन 75 मेडिकल कॉलेजेस में प्राप्त करने वाला प्रदेश है। और आज जैसे चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर के अंदर इन मेडिकल कॉलेजेस के डेवलपमेंट का काम प्रारंभ हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ समय के अंदर जो 15 मेडिकल कॉलेजेस इस फेज में सैंक्शन किए गए, अलवर में, बरान में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, करौली में, नागौर में, सिरोही में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में और दौसा में। और इसके पहले हम जानते हैं कि सेकंड फेज में एक धौलपुर में भी था, उसमें तो प्रगति हुई है। इन सब स्थानों पर जितना जल्दी से जल्दी हम मेडिकल कॉलेजेस के डेवलपमेंट के काम को प्रारंभ करेंगे, वो निश्चित रूप से हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में हमें उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। आप सब जानते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से और अभी विशेष रूप से जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के संदर्भ में जो राज्यसभा और लोकसभा ने बिल पास किया है नेशनल लेवल पर, उसके कमीशन के माध्यम से जब सारे देश में काम होगा तो हेल्थ केयर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी हम इसी प्रकार से नेशनल डेंटल कमीशन और नेशनल नर्सिंग कमीशन, इनकी भी स्थापना करने वाले हैं।
पिछले समय में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कारण 50,000 से लेकर एमबीबीएस की सीट्स 85,000 के ऊपर देश में हो गई है। पीजी की सीट 29,000 से बढ़कर 46,000 तक हो गई है। पिछले समय का जो रिसेंट रिफॉर्म, उसके तहत जो डिप्लोमा के कोर्सेज है एमबीबीएस के बाद 10,000 से ज्यादा, उनको भी सारे देश के अंदर स्वीकृति देने के लिए हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ने निर्णय करके सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया है। और लगातार इस बात का प्रयास है कि हम किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को देश में और मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं को देश में सुदृढ़ करने के लिए कैसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से सहयोग कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम है, उसके तहत हम लोगों ने जहां पहले एम्स जोधपुर की स्थापना के लिए स्वीकृति दी थी, उसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर, उदयपुर और कोटा, यहां पर भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, और अभी जयपुर मेडिकल कॉलेज में भी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। जो काम पूरे हो चुके हैं और जो काम चल रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार और ज्यादा पहल कर सकती है और वो कर रही है। हम सब ये जानते हैं कि इस समय हम एक विषम परिस्थिति से, एक वर्ष से गुजर रहे हैं। पिछले एक साल में रघु शर्मा जी भी जानते हैं कि लगातार हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी बराबर विचार विमर्श किया है। पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी गंभीरता और पूरी गहराई के साथ सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का उनकी बात सुनकर, समझकर उनको मदद की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी 1 दर्जन से भी ज्यादा बार उनके साथ और उनके सभी देश भर के सहयोगियों के साथ किस प्रकार से विचार विमर्श किया है। जितना भी मैक्सिमम हम लोगों से संभव हुआ है, हम लोगों ने भारत सरकार की ओर से आपको हर तरीके की सहायता की है। अभी हमारे माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने कुछ कहा कि हमें कुछ और मदद होना चाहिए। हमसे जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम सब कुछ कर रहे हैं। पिछले समय में मैं देख रहा था कि 426 करोड़ से ज्यादा का हमने सेंट्रल फंड जो है वो कोविड के लिए स्पेसिफिकली राजस्थान को रिलीज किया है। 9.13 लाख पीपीई किट्स, 18.65 लाख N95 मास्क, 1.30 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शंस, 1,900 वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के एलोकेशन के लिए भी जितना मैक्सिमम कोटा हो सकता है वो अभी तक उसको संभव तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश की है। राजस्थान में 1,42,87,360 वैक्सीन की डोजेज भी उपलब्ध कराई है और अभी करीब 4,50,000 डोजेज पाइपलाइन में है। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास भी जितनी भी सीमाएं हैं और जितनी भी हमारे पास जितनी भी संभावनाएं हैं, हमने उन सारी संभावनाओं को एक्सट्रीम पर एक्सप्लोर किया है और सारे देश में सारी सरकारों को जो है पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश की है। राजस्थान में मैं विशेष रूप से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं सारे देशवासियों से कर रहा हूं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि राजस्थान में जो पहली डोज है वो 1,13,70,196 लोगों को मिली है और जो सेकंड डोज है वो 26,49,328 लोगों को मिली है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से भी ये हम सब के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने वैक्सीनेशन कैंपेन में किसी भी कीमत पर जिनको सेकंड डोज मिलनी है, जो सेकंड डोज के लिए एलिजिबल है और जो सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, उनको हम अपने वैक्सीनेशन के कैंपेन के अंदर निश्चित रूप से प्राथमिकता दें। और इसीलिए भारत सरकार ने सभी से अनुरोध भी किया है, सभी स्टेट गवर्नमेंट से, कि 70% जो वैक्सीनेशन है, खासकर जो 45 साल से ऊपर के लोगों का, हेल्थ वर्कर्स का या हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का, इसमें 70% डोजेज जो है वो सेकंड डोज वालों को मिलने के लिए प्राथमिकता हम देने का प्रयास करें। सारे देश में अभी मैं आपका राजस्थान का भी देख रहा था कि पिछले ये हमारे राजस्थान के तो खैर डेटा के बारे में आप सब लोग ज्यादा अच्छी तरह से परिचित हैं, हम सब जान रहे हैं कि आप भी बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से आज कम से कम पिछले 3-4 दिन में मैंने देखा कि लगभग 4 लाख के आसपास केसेस रोज आ रहे हैं। और आज मैंने देखा कि 3,86,444 हमारे मरीज जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर देश के अंदर रिकवर हुए हैं। ये भी अपने आप में एक प्रकार से हम सबके लिए काफी संतोष की बात है कि लोग नए सिरे से बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग ठीक भी हो रहे हैं। और जितनी तेजी से हमें अपने वैक्सीनेशन कैंपेन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से जो हमारा टेस्टिंग का कैंपेन है उसको भी भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए सब प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। आपको सबको पिछले सालों का जो हमारे आपस में सम्मेलन होते थे वो सब ध्यान है, मार्च के अप्रैल के महीने में। आज हमने सारे देश में अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी को 25 लाख टेस्ट पर डे तक पहुंचा दिया है। और कल भी जो है 18 लाख और 65,000 के करीब टेस्ट भारत के अंदर हुए हैं। 30-31 करोड़ टेस्ट जो है हम सारे देश में कर चुके हैं। एक लेबोरेटरी से 2,515 लेबोरेटरीज तक हम सब ने मिलकर विकसित की है। यानी हम सबके पास मिलकर सामूहिक तौर पर काम करते हुए सब प्रकार की योग्यता है, क्षमता है, और हम सब तरीके से मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। ये पिछले साल हमने देखा है। अभी थोड़ा सा एक जो नया स्ट्रेन आया है वो शायद उसकी ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा है और उसके कारण हमारे सामने चुनौती भी बड़ी है, डॉक्टर रघु शर्मा जी ने भी कहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम सब ने मिलकर उस चुनौती का सामना किया है पिछले साल, अभी भी हम उस चुनौती को मिलजुल कर अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। इस अवसर पर बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन एक विषय पर जो फैसला अभी पिछले सप्ताह ही हुआ है, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जिसको ओवरसी किया, उसमें मार्गदर्शन दिया, उसको निर्णय करने में स्वीकृति दी, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी जितना विचार विमर्श करना था वो किया, नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ विचार विमर्श किया, नीति आयोग के साथ विचार विमर्श किया, और उसके बाद ये तय किया कि अगर मान लीजिए बीमारी का प्रकोप बढ़ता भी है तो भी हमें जहां इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, अपने ऑक्सीजन बेड्स को, अपने वेंटिलेटर्स को, अपनी दवाइयों की उपलब्धता को, उसी के साथ साथ हमारे सामने मैन पावर को भी स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा चैलेंज होगा, हेल्थ के मैन पावर को। क्योंकि आपका सबका हम सबका अनुभव आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने अस्पतालों में हमारे जो हेल्थ से जुड़ा हुआ मैन पावर है, डॉक्टर है, नर्सेज हैं, वो एक समय में कई जगह पर सैकड़ों की तादाद में लोग साथ साथ बीमार भी हो रहे हैं, क्वारंटाइन भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, फिर वापस आके बेचारे काम पर भी लग रहे हैं। इसलिए आने वाले समय के लिए हमें अपने हेल्थ का मैन पावर जो है इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसके लिए कुछ मूल निर्णय भी लिए गए हैं।
नीट पीजी के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है 4 महीने के लिए, और ये सभी बच्चों को देश भर के आश्वासन दिया गया है कि जब दोबारा कम से कम 31 अगस्त से पहले तो इम्तिहान नहीं होगा, और जब भी होगा तो 1 महीने कम से कम उनको नोटिस दिया जाएगा। और ऐसे सभी हमारे नीट पीजी के जो बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको हम अपनी कोविड की वर्क फोर्स के अंदर ज्वाइन कराएं। एक उनके लिए सिग्निफिकेंट ऑनरेरियम तय किया गया है, और आने वाले समय के अंदर जो है सारे देश के अंदर इनका कोविड की वर्क फोर्स के रूप में किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आने वाले समय के अंदर इनको प्राइम मिनिस्टर कोविड नेशनल सर्विस सम्मान जैसे एक प्रकार से ये सारे लोग जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, ये पूरी गहराई गंभीरता से अपने प्राण को दावे पर लगाकर ये हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। हम लोगों के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सम्मान ही है जो हम लोग इनको दे सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के हमारे नीट पीजी से जुड़े हुए लोग, जो हमारे इंटर्नशिप कर रहे हैं लोग, जो हमारे फाइनल ईयर के अंदर बच्चे हैं, उनको कम से कम टेली कंसल्टेशन के लिए, इसी प्रकार से हमारे जो बीएससी नर्सिंग और जो हमारे जो दूसरी जो हमारे जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेज हैं, ये सारे कैटेगरीज के लिए और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, इनके लिए सबके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाकर सबसे विचार विमर्श करके भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाला है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि उन क्राइटेरियाज के तहत वो अपने अपने सिस्टम में जो कोविड की वर्कफोर्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन लोगों को एम्प्लॉय कर लें, इन लोगों के माध्यम से अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्कफोर्स की भी कोई कमी ना हो। हमने बड़े पैमाने पर पिछले साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया था, और लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी और उसके बाद जो सारे देश के अंदर जब हम जोड़ते थे तो 17-18 लाख तक बेड्स वो कोविड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटीज और कोविड केयर सेंटर्स में दिखते थे। और अभी शायद उसको भी और नए सिरे से, हम जानते हैं कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, आप सब कर रहे हैं, भारत सरकार के भी दूसरे अनेक डिपार्टमेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, डीआरडीओ और दूसरे सभी संस्थानों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से। और इस सब के अंदर जहां एक तरफ हम जिस लेवल तक अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले साल लेके गए थे और ज्यादा उसको हम स्ट्रेंथन करने पे भी काम करें, और इसके साथ साथ इसके अंदर हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी जो हेल्थ केयर की मैन पावर है वो भी जो जो चीजें विचार विमर्श के बाद तय हुई हैं उस मैन पावर का इस्तेमाल करके हम और बेहतर तरीके से तैयारी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अशोक गहलोत जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत अत्यंत संवेदनशील व्यक्तित्व है और बहुत गहराई और गंभीरता से आप कोविड के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बहुत आपने पिछले 1 वर्ष में मेहनत की है। पिछले समय में आप स्वयं कोविड के शिकार हुए हैं, ऐसा मैंने टेलीविजन पे देखा था, लेकिन किसी ने भी काम इसके अंदर बंद नहीं किया। आपके स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार लगे हैं, और सभी हम देख रहे हैं चारों तरफ हमारे सांसद हैं, दूसरे लोग हैं, एमएलए हैं, सभी लोग स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, सारे देश में सारे लोगों ने मिलकर जो है कोविड के खिलाफ इस बड़ी चुनौती का सामना किया है। तो आज के इस अवसर पर, उस चुनौती के समय पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम मिल रहे हैं तो हम अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत करने का यहाँ प्रण लेंगे। तो मुझे लगता है कि यह शायद हमारे इस कार्यक्रम की सही मायने में सफलता और सार्थकता होगी। आपने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आप सब राजस्थान के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का, अधिकारियों का और राजस्थान की जनता के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण भारत सरकार। विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे साहब, हमारे साथी हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी, संजय राव जी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भारत सरकार, मेंबर पार्लियामेंट सीपी जोशी जी चित्तौड़गढ़, न्यायचंद जी मेंबर पार्लियामेंट गंगानगर, हमारे साथी राजकुमार जी गौड़ साहब, गुरमीत कुंदर साहब, जगदीश जहांगीर जी गंगानगर से, और श्रीमती करुणा चंडक जी सभापति नगर परिषद, चंद्रभान जी विधायक चित्तौड़, संदीप शर्मा जी सभापति, सुरेंद्र जाड़ावत जी, ताराचंद जी मीणा कलेक्टर चित्तौड़, जाकिर हुसैन जी चित्तौड़ कलेक्टर गंगानगर, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब नीरज आर्य जी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप रांका जी, मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी वैभव गलेरिया जी, मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी सिद्धार्थ महाजन जी, शिवांगी जी कमिश्नर, और तमाम अन्य उपस्थित पीएमओ, सीएमएचओ, अन्य अधिकारीगण, और जो भी ये आज ओपन रखी गया प्रोग्राम पब्लिक के लिए, तो प्रदेश के अंदर जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज श्री गंगानगर चित्तौड़गढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास संभव हुआ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, हमारे प्रदेशवासियों की ओर से हर्षवर्धन जी का और चौबे साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके इन दो कॉलेजेस के शिलान्यास के वक्त में उपस्थित रहे। इससे मैं समझता हूं कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों का भी हौसला अफजाई होगा, और जो जंग लड़ी जा रही है अभी कोरोना की, और जिसके लिए आपने भी कहा, और मेरा भी मानना है कि अभी तो ऑक्सीजन और दवाइयों को लेके हाहाकार मचा हुआ है, पर 13 महीने हो गए हैं। 13 महीने में मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर, उनकी भी क्षमा होती है, और आने वाले वक्त में अगर हमने कोरोना को रोका नहीं, जैसा मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने वीसी में कहा था, और जब मेरी उनकी टेलीफोन से वार्ता हुई तो उन्होंने इस पॉइंट को अप्रिशिएट किया कि आपने कहा कि हम कितनी कोशिश कर लें, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आईसीयू बेड बढ़ा दें, वेंटिलेटर बढ़ा दें, परंतु अगर संख्या जो आ रही है संक्रमितों की उस पर रोकने लगेगी तो ये कितना ही कोशिश करने के बावजूद भी ये कम पड़ते जाएंगे। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है, और फॉर्चुनेटली हर्षवर्धन जी आप ठीक कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में मैं मुख्यमंत्री था राजस्थान में 20 साल पहले, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी मैं मुख्यमंत्री था। तो मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी थे तब आपने जिक्र किया एम्स का, जोधपुर को भी एम्स मिला था उस वक्त में। तो मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई थी उस वक्त में, वो शुरुआत लगातार कंटिन्यूस रही है। पहले एम्स के शुरुआत हुई, उसके बाद में मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, तब भी
मेडिकल के फैलाव के लिए किस प्रकार से नए कॉलेज खुले, उसकी स्कीम बनी। मुझे याद है उस वक्त में मैं जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब भी हमें 8-9 मेडिकल कॉलेज मिले थे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नई सरकार आई मोदी जी की और आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो आपने पूरी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र के महत्व को समझते हुए उसको आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज एक साथ 15 कॉलेज मिलना बड़ी बात है राजस्थान को। और हमने भी जो 60-40 रेशियो था, राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद हमने मंजूर किया कि हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। रघु शर्मा जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि आप उस पर विचार करेंगे, खाली 3 जिले बच गए हमारे, राजसमंद, प्रतापगढ़, जालौर। वहाँ के लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि जब सब जिलों में बन रहा है तो हमारे यहाँ भी बने कॉलेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोच आपकी है, आप खुद डॉक्टर हैं और राजस्थान ऐसा राज्य है देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा प्रदेश है देश के अंदर, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया देश का। परंतु हमारे यहाँ रेगिस्तान के इलाके, भूभाग बहुत लंबा चौड़ा है, दूरियां बहुत दूर दूर हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। वहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो होती है, पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हो, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोलना हो, सड़कें बनानी हो, तो कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ऐसे राज्य में केंद्र सरकार को हम बराबर मांग करते रहते हैं, हमें प्रायोरिटी मिले पहाड़ों की तरह कि किस प्रकार हम लोग ज़्यादा कॉस्ट खर्च करते हैं तो राज्यों की सीमा होती है। तो हमें भी 90-10 के रेशियो में स्कीम आनी चाहिए हमारी CSS की, चाहे कोई स्कीम हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं, आपने ठीक कहा कि चाहे वो MBBS सीटें बढ़ाने की बात हो, PG की सीटें बढ़ाने की बात हो, चाहे स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की बात हो, लगातार बढ़ती जा रही है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है मेडिकल सेक्टर के अंदर कि हम लोग मजबूती के साथ में सेक्टर को मजबूत कर पाएंगे। और सरकार, हमारी सरकार भी, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं जिम्मेवारी संभाल रहा था तब हमने पहली बार देश में प्रयोग किया फ्री मेडिसिन का, फ्री टेस्ट का, डायलिसिस हो, CT स्कैन हो, MRI हो, सोनोग्राफी हो, ब्लड टेस्ट हो, और बहुत कामयाब रहा। उसके बाद में जब पुनः मौका मिला मुझे, तो हम लोगों ने एक नारा दिया, निरोगी राजस्थान। उसके लिए हमने लॉन्च किया बाकायदा उसको। डॉक्टर देवी शेट्टी आए बेंगलोर से, डॉक्टर शिव सरेन आए दिल्ली से, और हमने एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि जैसे WHO की जो भावना है, प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर, कि किस प्रकार हम लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें कि बीमारी नहीं हो किसी को। और बहुत अच्छे ढंग से हमने स्वास्थ्य मित्र बनाने का प्रयास किया, हर गांव में एक महिला, एक पुरुष, और कैसे पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसी रूप में हमारी तैयारी रही। परंतु दुर्भाग्य से दिसंबर में लॉन्च किया और फरवरी-मार्च के अंदर कोरोना आ गया, 20 के अंदर। तब से आप हम लोग सब एक ही नाव में चल रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा गया है कि अभी तो मानवता को बचाने की दरकार है। इंसानियत का धर्म है, चाहे कोई धर्म, जाति, वर्ग का व्यक्ति हो, वो बचे कैसे। और पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर जो हालात है, वर्तमान पीढ़ी ने 100 साल में सोचा ही नहीं होगा कि हमें ये दिन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है ये हम सबके सामने। इसमें राजनीति तो किसी भी रूप में आनी नहीं चाहिए। और राज्य सरकारें भी अगर कोई आपसे मांग करे या सुझाव दे या कमी बताए तो आपको उसको शिकायत के रूप में नहीं लेना चाहिए।
कि भाई फीडबैक मिला हम लोगों को, उसमें रहना चाहिए। हमारी मंशा रहेगी कि हम पूरी तरह, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार साल भर में 5-6 बार मुख्यमंत्रियों से इंटरेक्शन किया होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात भी पहुँचाएं। इस बार भी वो कॉन्फिडेंस के साथ में वापिस मैदान में उतरे और लगातार पिछली बार जिस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन लगाया था उसका अनुभव हमारे पास में, किस प्रकार मजदूर सड़कों पे आ गए थे, तकलीफ हुई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, सब कुछ हुआ। वो अनुभव का काम लेकर के इस बार वो कमियां नहीं रहे और एक प्रकार से लॉकडाउन जैसे अब राज्य सरकार लगा रही है, जो छूट दी है भारत सरकार ने, तो करीब करीब मेरे ख्याल से एक उत्तराखंड को छोड़ के और एक गुजरात को छोड़ के पूरे देश में लॉकडाउन लग गए हैं तरह तरह के। उससे काम नहीं चलेगा। इंटर स्टेट कई प्रॉब्लम्स आती है। अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर बड़ा फैसला करती है पहले की तरह और पहले की कमियों को दूर करते हुए, तो वो पहले वाली शिकायतें खत्म हो जाएगी और पूरे देश में एक रूपता के साथ में लॉकडाउन लग पाएगा, क्योंकि हालात वास्तव में गंभीर हो चुके हैं। ऑक्सीजन, मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र ने लिया हाथ में, दवाइयों का लिया कि भाई हम लोग आराम से डिस्ट्रीब्यूट ढंग से कर सके, बैलेंस रख करके राज्यों में। हमारी मांग ये रही है कि जितने पेशेंट है राज्यों में उसके अनुपात में दवाई मिल जाए, ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो जाए। पर वो इतनी कमी पड़ रही है कि हाहाकार मच गया है पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हो रोज टीवी वाले क्या बता रहे हैं, एक तरफ शमशान की सीन, एक तरफ ऑक्सीजन से टैक्सी में भी और एम्बुलेंसेज के अंदर बैठे हुए लोग हैं। तो ये तकलीफ सबके सामने है। और दिल्ली राजधानी है तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस जंग को लड़ें और विजय प्राप्त करें। जैसे पहले फेज में हमने विजय प्राप्त करी थी तो हमें गर्व हुआ और किसी को नहीं मालूम पड़ा कि वास्तव में सेकंड लहर अप्रैल 15 के आसपास भयंकर रूप ले लेगी और इतनी घातक होगी कि तेजी से फैलती है, 2-3-4 दिन में लंग्स में पहुंच जाती है निमोनिया के रूप में। यूथ और बच्चे और महिलाएं ज्यादा इसमें आ रहे हैं सामने और सारी सरकारें लगी हुई है, कोई कमी नहीं रख रही है। महाराष्ट्र में आप देख रहे क्या हुआ, भयंकर। एक तरफ तो आपने हम सबसे आह्वान किया वैक्सीनेशन के लिए और हमने भी आपके आह्वान को स्वीकार करके उसी स्पीड से हम लोगों ने कन्विंस किया लोगों को वैक्सीनेशन के लिए। और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान टॉप पे आया था उस वक्त में। महाराष्ट्र राजस्थान बराबर थे क्योंकि महाराष्ट्र में तो बड़ा वो जो माहौल ऐसा बन गया था कोविड का और वो जो संख्या आ रही थी संक्रमितों की। तो आप बताइए कि 5,81,000 पर डे पे पहुंच गए थे हम लोग आपके आह्वान पर। उसी रूप में हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया वैक्सीनेशन का। वैक्सीन कम आने लग गई तो हमने इतना भी किया आप लोगों को, उसको भी हमारे कुछ साथियों ने शिकायत माना है। शिकायत नहीं होती है भाई, कल से केंद्र बंद हो जाएंगे तो ये आपकी मजबूरी है, जितना मिलेगा जितना अवेलेबल होगा वो तो आप दे पाएंगे। तो खाली हमें तो इतना ही मिले भाई कि नहीं, हमें मालूम है ये कई राज्यों से 8-10 राज्यों से शिकायत आ गई थी। उड़ीसा से 700 केंद्र बंद हो गए थे। मजबूरी आपकी है, वो मजबूरी शेयर होनी चाहिए देश के सामने। पूरा देश आपके साथ सहयोग करेगा आपको। पर ये खबर आएगी साहब नहीं कोई कमी नहीं है, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों को लगता भी कमी तो है। इस तरह की कई बार बात आ जाती है। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है जो और बढ़ गई है, बढ़ तो गई है पर आप क्या करो, ये कोरोना ऐसा आ गया है, ये कोई आपको हमको पूछते आता नहीं है कि जो घातक है। पहले हमारे सारे ऑक्सीजन बेड खाली पड़े रहे थे, अधिकांश वेंटिलेटर काम आए नहीं थे, 5% मुश्किल से आए होंगे। आपने भिजवाए थे
तब भी काम नहीं आए थे। परंतु इस बार जो है, जो पेशेंट आ रहा है गांव से भी 3-4 दिन में तो लंग्स इफेक्ट होता है। 80% लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले आते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक साथ में पूरे मुल्क में यही ट्रेंड है तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सब चिंतित हो गए, और चिंता को एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, उसी से मुकाबला करके कामयाब हो पाएंगे। अगर हम शेयर करेंगे कि राज्यों की क्या स्थिति है और केंद्र की क्या मजबूरी है, शेयरिंग होगा, सब सहयोग करेंगे। हर व्यक्ति चाहेगा जान बचे हमारे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की। उसी रूप में हमें, मैं समझता हूँ, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। और अगर चैलेंज स्वीकार करेंगे और जो व्यवस्थाएं है उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे हो, कैसे ऑडिट हो ऑक्सीजन की, कैसे दवाओं की ऑडिट हो, जिसको जरूरत उसको मिले, एजुकेट। मैंने मीडिया वालों से मैंने ट्वीट किया था कि आपने खूब बता दिया शमशान के सीन, ऑक्सीजन का हाहाकार, टैक्सी और गाड़ियों में एम्बुलेंस बैठे हुए हैं। ये तो एक भाग हुआ आपका। असली भाग हुआ कि तो आप बताते जाओगे, पर जब रुकेगा नहीं तब तक कोरोना का संक्रमित होना, चैन नहीं टूटेगी, तब तक ये स्थिति बनती जाएगी। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अब साथ में वही बताओ, जनता को एजुकेट करो। सरकार ने जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हेल्थ मिनिस्टर कोई आह्वान कर रहा है, जन जागरण अभियान हमने चलाया, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया, अब हमने रेड अलर्ट जन पखवाड़ा मनाया, और अब हमने एक प्रकार से लगभग लॉकडाउन लगा दिया। तो इसमें मीडिया वालों को चाहिए कि वो जनता को एजुकेट करे कि गांव में फैल गया है, पहली गांव में नहीं फैला था, और ये एजुकेट करे गांव में अगर पूरे ही फैल गया तो फिर सब लोग कितनी कोशिश कर लेंगे, रुकने वाला नहीं है वो, फिर खाली मीटिंग करते रह जाएंगे। तो जरूरी है कि हम गांव वालों तक बात पहुंचाएं, ढाणी में, परिवार में, आप किस समझ में हो, आपको बाकायदा मास्क लगाना जरूरी है, प्रोटोकॉल का पालन कराओ। गांव के लोग एक दूसरे गांव में जाए नहीं, शादी ब्याह में 500 लोग इकट्ठे हो रहे थे, हमने शादियों में बैन लगाया है। तो ये जो स्थिति पब्लिक की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, उसके लिए मीडिया की ड्यूटी है कि वो बड़े रूप में इन अभियानों को चलाएं, खाली विज्ञापनों से नहीं, वो खुद भी डिस्कशन करवाएं, खुद खबरें दें और ढंग से काम करें। तब जाकर हम जब आने वाले संक्रमितों की संख्या कम होगी, फ्लैट होगी आपका ग्राफ, तो जाके आप हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन की भी, दवाइयों की भी, आईसीयू की भी और वेंटिलेटर की भी, वो काम में हो पाएंगे। अभी भी राजस्थान में करीब 2 लाख हो गए हैं संक्रमित लोग, पर अस्पतालों में तो करीब 15-20 हजार मुश्किल से हैं बेचारे, बाकी तो घरों में है ना। उसमें जो आदमी तकलीफ में आता है उसको भर्ती करें वहाँ पर, तो जगह मिल जाए, क्योंकि बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो जाके सो जाते हैं, भाई चलो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा ऑक्सीजन से। डॉक्टर की जिम्मेदारी को ऑक्सीजन कब मिले, किसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, उसी ढंग से डॉक्टर तय करे रेमडेसिविर किसको मिले, किसको लगनी चाहिए, किसको नहीं लगनी चाहिए। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर कि इसके बगैर हम बचेंगे ही नहीं। ये तमाम काम भी मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी वो हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए भी बातें तो हर्षवर्धन जी आप मुझसे ज़्यादा, और चौबे साहब आप लोग केंद्र में बैठे हैं, आज आपने इतना टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके सामने तो पूरे सब राज्य हैं और सबकी अपनी समस्या जो आप उनसे जूझ रहे हो। मैं खाली आपको इतना कहना चाहूँगा, राजस्थान की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि इसको चाहे देश विदेश से, दुनिया के मुल्कों से, कि हमारा मुल्क 130 करोड़ की आबादी का है, इसको आप टॉप प्रायोरिटी दे दीजिए। अगर सेकेंड वेव का आप लोगों को मालूम होता कि इतनी जल्दी आएगी, इतनी खतरनाक आएगी, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी सब काम छोड़ के वैक्सीनेशन को ही इम्पोर्टेंस देते पहले, और दुनिया के मुल्कों से मंगाते, सौदे करते, जो भी करना हो तो करते। उस पर हम लोग वैक्सीनेशन बाहर से आ नहीं पाई हमारे पास में, और ये भी एक बड़ा बिजनेस हो गया।
सब कंपनी चाहती है कि हम किस प्रकार से उसमें रिटर्न हासिल करें। इसका कोई तरीका निकालें। दुनिया जैसे यूपी ने कल ग्लोबल टेंडर निकाला है वैक्सीन के लिए, हम भी चाहते हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं उनको। हम सब मिलके वैक्सीन को जो है, हालांकि मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि आपको चाहिए कि जैसे 60+ 45+ की तरह 18+ भी, मतलब पूरा वैक्सीनेशन 8-10 तरह के वैक्सीनेशन होते हैं डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं, और सभी फ्री है देश के अंदर। तो एक ये जो खतरनाक कोरोना है, इसका वैक्सीनेशन भी भारत सरकार पूरा फ्री रखे देश के अंदर सभी तरह से, सभी लोगों के लिए ये होना चाहिए था। पर कुछ मजबूरी है, कुछ कारण, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा, वो नहीं हो पाया। अब राज्यों में छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और वो क्या किस रूप में कंपनी उनको देगी, कितना नीचे जाएगा, कितना अस्पताल में पहुंचेगा, कितना केमिस्ट के पास जाएगा, कितना उसका ब्लैक होगा, कोई नहीं कह सकता। आप जानते हो कि ऐसे वक्त में एंटी सोशल एलिमेंट फायदा उठाते हैं, जो उठा भी रहे हैं, रोकने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें आपके जहन में हैं। वैक्सीनेशन के मैं चाहूँगा, अगर आगे जो थर्ड वेव आने की बातें हो रही है, जो बच्चों को हिट करेगी, साइंटिस्ट कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप ज़्यादा जानते हो। मैं समझता हूँ कि पूरी ताकत हमें लगनी चाहिए, एक तो इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, उस पर हम सब आपके साथ में हैं, और साथ में किस प्रकार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम टाइम बाउंड चले, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इतना बड़ा मुल्क है, इसलिए कैलकुलेशन करके हम पूरे मुल्क में, जैसे लंदन में और यूके के अंदर और इजराइल में सब कंट्री ने किया है, हालांकि वो कंट्री बहुत छोटे हैं, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, पर अगर हम उनको वैक्सीनेट करेंगे तब भी जा कर के ये चाहे थर्ड वेव आओ चाहे फोर्थ वेव आओ, उसकी हमें चिंता नहीं रहेगी। और हम लोग जो मेहनत की आज तक सबने मिलके, उस पर हम लोग कामयाब हो पाएंगे, मेरा मानना है। बाकी तो हम लोग यहाँ बाकायदा जो कर सकते हैं, एक तो DRDO के प्लांट लग रहे हैं, 15 प्लांट आपने हमें भी दिए हैं, जो बहुत कम है, 6-7 जिलों में दिए खाली आपने। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने DRDO की जो सेक्रेटरी, उनसे बातचीत भी करी है, रिक्वेस्ट करी है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप कम से कम 5-7 जिलों में क्या होगा, बाकी जिलों में, हर जिलों में आप प्लांट लगवा दीजिए। राजस्थान के अंदर हमने 40-50 की मांग करी है 500 में से। राजस्थान में दूरियां बहुत ज़्यादा, तो टैंकर भी हमारे पास नहीं है। टैंकर जाता भी है तो इतनी दूर जाके लाता है ऑक्सीजन, तो बहुत टाइम लगता है। और एक और निवेदन है कि जो हमें अलॉटमेंट किया वो कर दिया है, ईस्टर्न रीजन से कर दिया है, वेस्ट बंगाल इत्यादि से, वहाँ 7 दिन लगता है, आने जाने के अंदर ही लगेगा। तो नज़दीक से अलॉटमेंट हो और हमें ऑक्सीजन प्लांट जो है ज़्यादा लग जाए DRDO के माध्यम से। और 4 प्लांट जो पहले आपने दिए थे, वो चारों प्लांट हमने ज़मीन दे दी, जो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में था वो सब काम हमने कर दिया। पर जो आपका वेंडर था वो लगा नहीं पाया होगा। पर कई बार हमारी लोकल जो पॉलिटिक्स चलती है आपस के अंदर, हालांकि हमने कोशिश करी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, NGO को, सबको साथ लेके हम फैसला करें, और उसमें हम कामयाब भी रहे। कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा नारा था। उसमें पूरी पब्लिक ने साथ दिया, पूरे धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, सबने साथ दिया। अब भी हम लोग चाहेंगे कि सब मिलकर हम लोग राजस्थान में इन कामों करें। पर फिर भी केवल आलोचना होती है कि 4 प्लान दिए, राज्य सरकार लगाया नहीं, जबकि वो वेंडर आया नहीं दिल्ली से, वो लगा नहीं पाए थे। इस प्रकार से कई बातें आती रहती है, उसको तो हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ऑर्गन डोनेशन में हम लोगों ने यहाँ काफ़ी आगे बढ़ाया है। हम लोग हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं राजस्थान के अंदर, 6-7 जगह भी है। बाकी मैंने बजट में घोषणा करी है कि नर्सिंग कॉलेज खुले, जिससे कि वो जो नर्सेज की आवश्यकता होती है उसको भी हम लोग टाइमली उनको यूज कर सकें। और नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति के लिए भी एसेंशियली सर्टिफिकेट हमें जारी कर दिया है। और बाकी जो IMR MMR है उसको ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
वो काम भी अच्छे ढंग से चल रहा है राजस्थान के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और हम ज़्यादा तरकीब से भी हमने चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोचिएगा, टाइम आ गया सोशल सिक्योरिटी का, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई योजना लागू करी है 6,000 वाली, किसानों के लिए भी कई कर रहे हैं, हम टुकड़ों में कर रहे हैं सब लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेडिकल साइड में कि आयुष्मान भारत थी 5 लाख की, उसको हमारी पीली सरकार ने यहाँ पर 3 लाख की योजना चालू कर रखी थी, भामाशाह योजना कर रखी थी, आपको मालूम है, NFSA को लेके। और भारत सरकार की योजना है SSEC को लेके। हमने हमारी गवर्नमेंट आई, हम दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया था और एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे उसके अंदर परिवार, तो 1 करोड़ 10 लाख परिवार हो गए थे। उससे हमारे पर भार काफ़ी बड़ा आया, करीब आप समझ लीजिए 1400 करोड़ हम दे रहे थे, 400 करोड़ भारत सरकार से आ रहे थे। परंतु अब हमने और 2 कदम आगे बढ़े, हम लोग पूरे प्रदेशवासियों का हमने बीमा कर दिया है और चिरंजीवी नाम रखा उसको हमने कहा है कि पूरा 3,000 करोड़ के लगभग होगा, वो हम खर्च उठाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, और 400-500 करोड़ जो भी मिलेगा आयुष्मान भारत वाला हिस्सा वो आप देंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे प्रदेशवासियों को फ्री किया, निःशुल्क किया है, और जो पैसे वाले हैं उनको 850 रुपये प्रीमियम का आधा उनसे लिया है, ले रहे हैं। बहुत शानदार इसका वेलकम हुआ। मैं चाहूँगा इसको आप देश भर में लागू करवाने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय आ गया कि आजकल बीमारी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और दवाई इतनी महंगी है, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं लोगों के। तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व इस काम को भी करने में आगे आएगा और हम लोग सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए हैं, तो वक्त नहीं है कि मैं उनको भी आपके सामने में रखूँ। तो इतना मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य रहेगा हमेशा आपके लिए, जहाँ आपने, जैसे आपने कहा कि हमने 15 कॉलेज एक साथ संकलन करी, क्योंकि आपने टाइमली सब कुछ फॉर्मेलिटी कर दी थी। तो अब निश्चिंत आगे भी जो है हम लोग उसी रूप में जो भी गाइडलाइन आपकी होगी उसको हम लोग एडॉप्ट करते हुए चाहेंगे कि उसको हम पूरा करें। क्योंकि डिप्लोमा कोर्स आपने शुरू किया है, वो बहुत ही वेलकम स्टेप है, और 8 क्लिनिकल विभाग एनेस्थीसिया, प्रसूति, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला, टीबी, चेस्ट, रेडियो डायग्नोसिस, फैमिली मेडिसिन में संचालित होंगे। ये तमाम जो काम है हमने बहुत ही इसको सीरियस लिया है, और सीरियसली हम लोगों ने उन कामों को हाथ में लेके आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहेंगे, जैसा हमारे राज्य मंत्री जी ने भी कहा। और अंत में कहना चाहूँगा मैं आपको, अब तो पूरा दुनिया जो है, दुनिया के मुल्क और हमारा मुल्क भी, अब जो इस घातक कोरोना कोविड-19 जंग लड़ रहे हैं, अब मेरे ख्याल से सभी सरकारों का, केंद्र हो या राज्य हो, सबका बजट जो है, जैसे आपने कहा 1 साल लगा हम लोगों को पहले फेज के अंदर, पहले लेयर में, तो हम 0 से बढ़ के 70,000 पे आ गए थे, और टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी हो गई थी। उसी प्रकार से ICU बेड, वेंटिलेटर, सबकी संख्या बढ़ गई थी, और सुविधा आधारभूत ढांचा तैयार हो गया था। अब और हम सब मिलकर बजट के अंदर प्रोविजन करें और मजबूत करें देश के अंदर, जिससे कि आने वाली कोई चुनौती हो उसका मुकाबला अपन लोग करने में सक्षम रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुझे यकीन है कि इस दिशा में आपका अनुभव काम आएगा पूरे भारत सरकार को। यही बात कहता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप